आने वाले 5-6 महीने में और कुछ नया कुछ कर दे, या फिर बीजेपी के साथ कुछ उनका अंडरस्टैंडिंग बने वगैरह, इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी मुझे आज तो नज़र नहीं आती। लेकिन शरद पवार के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुल मिलाकर दिनेश जी, आज की ये स्थिति है। आगे क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। जी, मैं आता हूँ धनंजय जी आपके पास, फिर आऊंगा अनिल जी के पास। आप भी मुंबई में हैं और परिस्थितियों को देख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बेचैनी है महाराष्ट्र में, अब वो सर्वविदित है। अगर 16 लोगों को नार्वेकर साहब डिस्क्वालीफाई कर देते हैं तो भी 20-25 इनके पास एमएलए और बचते हैं, उनके ऊपर वो फर्क नहीं पड़ता है। ये 16 डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो 20-22 मिला के तो भी इनकी सरकार बनी रहेगी, वो बिगड़ेगी नहीं। पर उसमें क्या होगा कि एकनाथ शिंदे बाहर हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और यहां मौका होगा फडणवीस को सीएम बनने का। ये अंदर के सूत्र बताते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ताकि कमान को अपने हाथ में ले लिया जाए और इनडायरेक्टली इन 16 को बाहर किया जाए एकनाथ शिंदे के साथ, और वो 22 को आगे पीछे करके बीजेपी में ही शामिल कर दिया जाए, एक विलय कर लिया जाए उसके अंदर। तो उससे क्या है कि बीजेपी का फेस सेव हो जाएगा, एकनाथ शिंदे बाहर हो जाएंगे, इनकी सरकार बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और तभी शायद नार्वेकर ने कहा था, जो स्पीकर हैं, कि मैं एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला देने जा रहा हूं। अब ये शब्द क्यों यूज किए उन्होंने किसी एक विशेष किसी प्रयोजन में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके पीछे कुछ अर्थ होंगे, कुछ तो सोची समझी चीजें होंगी। ऐसे नार्वेकर आके स्टेटमेंट नहीं देंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को 1 महीना पूरा हो चुका है, और वो रीजनेबल टाइम दिया गया है जजमेंट का कि डिसीजन लेने का, 1 महीने बाद उस समय आया नहीं है। क्या पॉसिबिलिटी है, आप बताइए जरा दर्शकों को। धनंजय जी देखिए, दो महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात एक पवार साहब का है, दूसरा जो आपने विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा उस पर आप ले रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसमें राज्यपाल ने गलत किया है, ये तो घोषित कर दिया था, और गेंद कहते हैं कि पाले में डाल दिया विधानसभा अध्यक्ष की, चूंकि यही मर्यादा है। विधानसभा अध्यक्ष की तय करे कि किस मेंबर को वैधानिक घोषित करे, किसको अवैधानिक घोषित करे। तो ये जो क्रांतिकारी फैसला बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो यही है कि नैतिकता या जो संविधान कह रहा है, दोनों को मानेंगे और इन 16 को बाहर करेंगे। इन 16 को बाहर करने से लाभ ये होता है बीजेपी को कि उनको शिंदे से छुटकारा मिल जाएगा, 16 और 15 और विधायकों से छुटकारा मिल जाएगा, और जो बचे विधायक हैं बीजेपी में आ जाएंगे। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होने वाला है। या वो भी ये कर दिए जाए कि जो है नहीं है, क्योंकि फिर वो सवाल आएगा, वो ये क्या कहते हैं कि आप जो है पार्टी तोड़ करके इधर से उधर गए, दल बदल कानून लागू होता है या क्या वगैरह वगैरह। तो वो सारी संभावनाओं के बीच भी वो जो बाकी विधायक हैं उनको बीजेपी अपने तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन शिंदे जी के लिए वो सब संकेत है, इसीलिए शिंदे जी का बेटा जो है श्रीकांत शिंदे, कल परसों में जो है उसने बगावत वाली बात कही या कहा उसने कि हम छोड़ देंगे सांसद की सीट से। उसके पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि जो जिस तरह से बीजेपी ने हर लोकसभा के लिए अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए बिना शिंदे के गुट के से बातचीत किए हुए, तो वो भी एक शिंदे गुट को लग रहा है कि ये तो अपने मन से सब तय कर रहे हैं, हम कहाँ हैं इसमें। लेकिन हकीकत यही है। देखिए, शिंदे बेसिकली कहाँ है, शिंदे की हैसियत क्या है। अगर वो अभी सरकार से 40 के 40 विधायक अगर निकल जाते हैं तो 40 विधायकों का क्या होगा, एक ऐसे अगर इसको अनुमान लगाएं, सोचे तो क्या करेंगे। क्या वो पार्टी के तौर पे सरवाइव कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई विचार नहीं है, सत्ता में आना ही उनका विचार था। फिर बात आती है कि जिस वजह से टूट करके वो आए बीजेपी के साथ कि ईडी ने या सीबीआई ने उनको धमकाया और जेल जाने का खतरा लगा और वो आ गए इनके साथ, तो जब वो निकाल दिए जाएंगे तब क्या विद्रोह करने की भूमिका में रहेंगे वो? क्या वो लड़ पाएंगे? क्या तब सीबीआई और ईडी फिर एक्टिव नहीं हो जाएगी? तो इसलिए बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो उसने चीजें खराब की। देखिए, महाराष्ट्र में जो हुआ उससे दो नुकसान हुआ है बीजेपी को। एक तो महाराष्ट्र में जो है शिवसेना जैसा उसका साथी छूट गया उसका, और हिंदुत्व का एक दूसरा और दावेदार खड़ा हो गया। हिंदुत्व का पहले एक ही दावेदार था, वो बीजेपी थी। अभी हिंदुत्व के दो दावेदार हैं, एक शिवसेना और एक बीजेपी। और शिवसेना बीजेपी में बेसिक एक अंतर ये है कि शिवसेना के पास जो वोटर है वो बहुजन वोटर है, वो गरीब वोटर है महाराष्ट्र का। वो वोटर है जो ब्राह्मण नहीं है, वो ज्यादातर वो वोटर है जो बहुजन समाज से आते हैं।
और जो बीजेपी के वोटर हैं उसमें बहुलता जो है उनके है, जो ब्राह्मणवादी शक्तियां हैं उन लोगों का ज्यादा उसमें बोलबाला है। वो पार्टी स्तर पे भी है और बाकी चीजों पे भी है, विचार में भी है वो। लेकिन शिवसेना के साथ ये अलग हो जाता है, तो इनका हिंदुत्व अलग हो जाता है, उनका हिंदुत्व अलग हो जाता है, तो इससे बीजेपी को नुकसान है। और इसी का नुकसान जाके देखिए कि बिहार में हुआ, जिस तरह से महाराष्ट्र में किया इन्होंने शिंदे खड़ा किया, उसी तरह बिहार में भी आरसीपी सिंह खड़ा किया। आरसीपी सिंह जो है वहां खड़े हुए और नीतीश कुमार समय रहते चेत गए और वो जो है अलग सरकार बना ली, बीजेपी को बाहर कर दिया। और ये दोनों प्रदेश देखिए बीजेपी के गले का फांस बन गया है, ये दोनों प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार दोनों। और अब जो रास्ता कह रहे हैं कि क्या रास्ता यहीं से निकलेगा, तो अब देखिए कि शरद पवार भी जो है जिस तरह से अपना दुर्ग मजबूत किया है, मजबूत इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो अजित पवार है वो विश्वसनीय नहीं है शरद पवार जी के लिए भी। विवेक भाई इस पे ज्यादा बढ़िया और विश्लेषण करेंगे अगली बार में। लेकिन मुझे जो लग रहा है विवेक भाई कि शरद पवार अब ये समझ पा रहे हैं कि अजित पवार विश्वसनीय नहीं है, कभी भी ये घोड़ा इधर से उधर गड़बड़ कर सकता है। इसलिए उन्होंने 2 अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, एक तो अपनी बेटी को रखा, दूसरा प्रफुल्ल पटेल को बनाया, ताकि एकदम मामला बिगड़े तो संभल जाए। और अजित पवार के लिए अब जो रास्ता मुझे लगता है एक्चुअली उन्होंने 2 एरिया को भी साधने की कोशिश की है, वेस्टर्न महाराष्ट्र को और विदर्भा को, क्योंकि वो भंडारा से है, उस एरिया से है, तो दोनों एरियाज को साधने की कोशिश की है उन्होंने। हाँ, लेकिन ये साधने की कोशिश है, लेकिन ये बाहरी कोशिश है, मैं इसको बाहरी मानता हूँ। भीतरी ये है कि उन्होंने कोशिश की है कि उनके जो संगठन है उसमें तोड़ फोड़ ऐसा ना हो जाए जो हमको डैमेज कर जाए। तो अजित पवार को उन्होंने विश्वास नहीं जताया है उनके प्रति, ये दोनों अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष ये बताते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर समझिए अजित पवार टूट करके आते हैं बीजेपी में, तो अजित पवार की क्या हैसियत होगी? क्या फडणवीस जो है वो उनको स्पेस देंगे? तो नहीं देंगे, वो जाहिर है उनका स्पेस पे शिंदे जैसा होने वाला है। तो अजित पवार के लिए अब ये है कि वो बंध गए हैं, वो अगर एनसीपी तोड़ के जाते हैं तो बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला। और अगर एनसीपी में बने रहते हैं तो शरद पवार ने जिस तरह का भरोसा जताया है और जिस तरह की बातें हुई है, विवेक भाई ने भी जिक्र किया उसका, कि वो एमबीए के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि ये अभी नहीं कहा जा सकता, कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से सर्वे में ज्यादा परसेंटेज वोट मिलता है उसमें हो सकता है कांग्रेस कल अपनी दावेदारी कर दे, तो कल क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन अभी के हालात में ऐसा लगता है कि बीजेपी ने जो चालें चली है, तोड़ फोड़ वाले नीति अपनाई है, उससे शरद पवार भी सतर्क हो गए। और महाराष्ट्र जो है अब चुनाव होने तक बीजेपी कुछ डैमेज नहीं कर सकती। अब बीजेपी अपना डैमेज कैसे कंट्रोल करती है कि बीजेपी के भीतर अंतर विरोध ना आ जाए या विद्रोह की स्थिति ना बन जाए, इसलिए शिंदे को कंट्रोल करने वाली स्थिति देख रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री हो सकता है फडणवीस बने, बीजेपी के और नेताओं को एडजस्ट किया जाए और क्या क्या किया जाए, इनके साथ क्या सलूक किया जाए। अब इनके लिए जो है कोई रास्ता नहीं है, जो शिंदे हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, धोबी के उसके वाली हालत हो गई है इनकी, न इधर जा सकते हैं न उधर जा सकते हैं और ना अपनी पार्टी बना सकते। अगर अपनी पार्टी भी बनाते हैं तो उनकी क्या हैसियत होगी, कौन होंगे? और ये खुद शिंदे जो है ठाणे से बाहर कहाँ है, और ठाणे में भी अकेले दावेदार वो नहीं है, ठाणे में भी जो है 3 दावेदार, राजन विचारे हैं, जितेंद्र आवाड़ है और ये है। तो अब बताइए 1/3 में ये क्या कर लेंगे? तो मुझे लग रहा है कि शिंदे कंप्लीटली घिर गए हैं और अब उनके लिए रास्ता नहीं है। और बीजेपी अपने लिए रास्ता निकाल रही है कि शायद अगर इस चुनाव में कुछ गड़बड़ होता है तो अगले चुनाव में गड़बड़ ना हो, लोकसभा में अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो विधानसभा में गड़बड़ ना हो, अपनी अपनी कुछ दूसरी चीजें बनाए। तो मुझे लग रहा है कि रास्ता बिल्कुल आपने सही शीर्षक रखा है कि रास्ता महाराष्ट्र से निकला है। और विवेक भाई ने कहा कि कर्नाटक ने वो रास्ता खोल दिया है, पगडंडी दे दी है। अब वो रास्ता कितना बड़ा होता है और बिहार पहुंचता है उत्तर प्रदेश होते हुए, तो उत्तर प्रदेश में कितनी चौड़ी सड़क बनती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लग रहा है ये जो महाराष्ट्र होते हुए जो रास्ता जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि मध्य प्रदेश से गुजरता हुआ जाएगा वो, तो मध्य प्रदेश से गुजरता जब जाएगा तो बिहार पहुंचेगा। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी बड़ा रास्ता बनाने की तैयारी है और विपक्षी दल इसीलिए जमा हो रहे हैं। और जो ये चाणक्य हैं बीजेपी के, उनके लिए बड़ी चिंता की घड़ी है। और इसीलिए आरएसएस ने अभी ही ऐलान कर दिया है कि मोदी का वो करिश्मा नहीं रहा और सिर्फ मोदी के नाम पे जीता नहीं जा सकता है। अब जो है क्षेत्रीय छत्रपों को मजबूती देनी होगी। वो क्षेत्रीय छत्रप जब कहते हैं